नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एक तारीख इंडस्ट्री के लिए, एसेट क्लासेस के लिए, मेटल्स के लिए, सभी के लिए खास है। इस दिन भारत देश का आम बजट पेश करेगा और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इसी दिन टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर सकते हैं। बजट से तो इंडस्ट्री की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं ही, लेकिन ट्रंप को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी कंसर्न्स और अनसर्टनिटीज़ भी हैं, क्योंकि अगर टैरिफ लगा तो उसका असर सिर्फ चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर ही नहीं पर इंडिया पर भी होगा। इस तारीख और इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखती है ज्वेलरी इंडस्ट्री, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इब्जा के ईस्ट इंडिया के हेड दीपक सोनी एंड श्री मंडोत ज्वेलर्स के ओनर मनोज मंडोत। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से पहले शुरुआत कर लेते हैं। दीपक, कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ इन दोनों ही इवेंट्स को? सबसे पहले तो बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? दीपक, आप म्यूट पर हैं। सॉरी मनीषा जी, धन्यवाद सबसे पहले आपको, आपने समय दिया इब्जा को अपनी बात रखने के लिए। मैडम, अगर अपने ज्वेलरी इंडस्ट्री बजट के थ्रू क्या एक्सपेक्ट करती है इसके ऊपर बात करते हैं, तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा ये बताने के लिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में बुलियन इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री, ये 3 सेक्टर है जो साथ मिलके काम करते हैं। इनके तीनों के अपने अपने चैलेंजेस है और अपने अपनी डिमांड है जो वो चाहते हैं। बुलियन इंडस्ट्री के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं मैडम कि कस्टम ड्यूटी जो है उसको 6% से घटा के 3% करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट नाउ गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इतने हाई प्राइजेस कंज्यूम करना कस्टमर्स एक बार इनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और ये जो ग्रे मार्केट्स है वो फिर से ना उठ खड़ा हो, इसके लिए कस्टम ड्यूटी को 6 से 3% करना चाहिए, जिससे गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी जो है वो कस्टमर की रीच में आ पाए। सेकंड, IIBX जो एक्सचेंज इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, हम ये चाहते हैं कि जो भी बुलियन इंपोर्ट हो IIBX के थ्रू इंपोर्ट होना चाहिए और एक्सचेंज के थ्रू इंपोर्ट करने पे अभी जो 1% ड्यूटी कम लग रही है रेगुलर ड्यूटी के मुकाबले, उसमें 0.5% और डिस्काउंट होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब हम एक्सचेंज के थ्रू इंपोर्ट करते हैं काफी सारे डिपार्टमेंट जो इसमें इन्वॉल्व है, सच एज DGFT, आइस गेट, इनके चार्जेस, ब्रोकर्स, इनके चार्जेस काफी ज्यादा है। तो जो 1% ड्यूटी है वो एंड कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसमें 0.5% का इजाफा होना चाहिए, जिससे ये IIBX के थ्रू जो गोल्ड इंपोर्ट हो उसका फायदा हम एंड कस्टमर को दे पाए। थर्ड मैडम, ये इस तरफ बहुत जरूरी है ध्यान देना कि डिस्पैरिटीज ऑकर हो रही है मार्केट में ड्यू टू इंपोर्ट थ्रू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड FDA कंट्रीज। इन कंट्री के थ्रू जब हम गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी का जो लूप होल है उसका फायदा उठा रहे हैं इंपोर्टर्स कुछ, ये बंद होना चाहिए। इसके कारण मार्केट में बहुत डिस्पैरिटी है और एक लेवल फील्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं IIBX होने के बावजूद। IIBX होने के बावजूद अगर लेवल फील्ड नहीं है तो फिर एक्सचेंज को ऑपरेट करने का क्या फायदा? तो ये 3 डिमांड है जो बुलियन इंडस्ट्री रखना चाहेगी। एक और सजेशन है इब्जा की तरफ से, IIBX के थ्रू अगर लेंडिंग एंड बोरिंग स्टार्ट की जाए तो हम इंपोर्ट जो गोल्ड करना पड़ रहा है उसके ऊपर हम कुछ प्रेशर कम कर पाएंगे। लेंडिंग एंड बोरिंग में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं मैडम। होता क्या है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो गोल्ड ज्वेलरी का सीजन है वो थ्रू आउट इंडिया हर समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कहीं पे मंदी रहती है, कभी कहीं पे सीजन रहता है, कभी कहीं पे ऑफ सीजन रहता है। इस दौरान क्या होता है, समझ लीजिए आप एक ज्वेलर है और आपके पास 5 kg सोना पड़ा है, अभी आपके रीजन में सीजन नहीं है तो वो 5 kg सोना आपके पास यूजलेस पड़ा है। अगर एक्सचेंज के थ्रू इसको लेंडिंग एंड बोरिंग में डाल दिया जाए कि मेरे पास 5 किलो सोना यूजलेस है और मैं चेन्नई में बैठा हूं, अभी हमारे यहाँ सीजन नहीं है, और मैं जो ईस्ट इंडिया में अगर कोई व्यापारी है जिसके यहाँ पे सीजन है तो मैं उसको लेंडिंग कर पाऊं। ये काम अभी भी होता है बट नॉट ऑन इन करेक्ट फॉर्मेट। ये करेक्ट फॉर्मेट में भी नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम रेगुलराइज कर सकते हैं लेंडिंग एंड बोरिंग के थ्रू, जिससे इंडिया को जो गोल्ड इंपोर्ट करना है उसके ऊपर हम 10 से 15% देखेंगे कि ये 10 से 15% इंपोर्ट को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कुछ डिमांड है जो बुलियन सेक्टर से हम चाहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ा, सिर्फ कस्टम ड्यूटी ऐसी है जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। बाकी IIBX और LDC और लेंडिंग एंड बोरिंग से इनसे गवर्नमेंट को इनकम ही होगी, इनका कुछ एक्सपेंस नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो
और मैं 2 मिनट का समय ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे पता है। हम ज्वेलरी सेक्टर के लिए हमें चाहते हैं कि एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इंडिया और कैसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, कैसे ज्यादा हम फैसिलिटीज दे सकते हैं, इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। और एक सिंगल रेगुलेटर नियुक्त होना चाहिए जो एक्सपोर्ट प्रोसेस को इजी कर सके। एक और बात है, जो अभी भी आप देखते हैं मनीषा जी, हम अगर एक टीवी भी खरीदने जाते हैं तो वो ईएमआई पे अवेलेबल है। आज अगर आप एक घर खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, वो सब ईएमआई पे अवेलेबल, बट गोल्ड ज्वेलरी अवेलेबल नहीं है, जबकि वो भी एक एसेट क्लास में काउंट होती है। तो इस तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए जिससे ज्वेलरों को थोड़ी फायदा मिल सके, उनके सेलिंग पावर्स बढ़ सके। जी हाँ, एब्सोल्युटली। दीपक जी, एक और चीज करते करते बहुत लंबी लिस्ट आपने यहाँ पर वित्त मंत्री के समक्ष रखी हुई है और आशा यही करते हैं कि कुछ चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। और जैसे आपने बोला, एक ही चीज है जहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा सा हिट होता हुआ नजर आएगा, बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर हम ईज ऑफ बिजनेस यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। कुछ और रेगुलेशंस यहाँ पर बेहतरीन हो जाएंगी और एक कॉम्पिटिटिव, एक बेटर प्लेइंग फील्ड इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से भी हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ऑफकोर्स वो सारी की सारी चीजें एज इन सेंस ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स ईज ऑफ बिजनेस के लिहाज से दीपक जी सामने रखते हुए, मनोज जी, काफी सारी चीजें आई एम अज्यूमिंग कि जहां तक ज्वेलरी मार्केट का सिनेरियो है आपकी सेम होंगी, लेकिन जहां तक चांदी की बात है, हम यहां पर हॉलमार्किंग भी सुन रहे हैं। तो आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बहुत सारा चेंजेस करेंगी और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार बजट से? नमस्कार मनीषा जी। 2024-25 के बजट में हमने लिखा ही था 15 से 6% इम्पोर्ट ड्यूटी होने के बाद काफी स्ट्रक्चर चेंज हुआ बिजनेस का। इससे खरीदारी ही नहीं बढ़ी है, बाकी इन्वेस्टमेंट भी काफी कुछ और लंबे समय से जो बाकी था वो आना चालू हो गया है। अब इस बार भी उम्मीद यही रहेगी कि अगर गवर्नमेंट ड्यूटी 6 से 3% जैसे दीपक भाई बोल रहे थे, वैसे अगर कुछ हो तो इससे डिमांड ही ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बट जो अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी जो पब्लिक चाहती है वो बढ़ेगी, जिसका मुनाफा बहुत बायर और सेलर दोनों को मिलेगा। जो चांदी हॉलमार्किंग को लेकर बातचीत है, आपको लगता है वो इस बजट में आ जाएगी? और अगर हाँ, तो कितनी तैयारी है यहाँ पर सिल्वर एज एन इंडस्ट्री के साथ? जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी को लेके, ये सब मैंडेट ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जा रही है हमको, जिसका मुनाफा बायर और सेलर दोनों को होता है और इससे डिमांड भी ज्यादा बढ़ती है ज्वेलरी की। और ये जो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो हम इतने सालों से जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर को, वो अभी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ रहा है। इसका फायदा सबको मिलेगा। मनोज जी, साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं। हमने गोल्ड को ऑल टाइम हाइज पे आता हुआ देखा, सिल्वर में भी यहाँ पर कुछ बहुत सपोर्ट वापस हमने लौटते हुए नजर आई है, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा 1 फ़रवरी पे। बजट एक तरफ, ट्रंप का टैरिफ्स दूसरी तरफ, और ये वीकेंड भी है। तो किस तरह की तैयारी है इंटरनेशनल क्यूज के लिहाज से? अभी तक चांदी पे ट्रम्प के टैरिफ के थ्रेट्स और मार्केट अनसर्टेनिटी से इतना कुछ इफेक्ट नहीं दिखा है चांदी में। हो सकता है कल अगर कुछ ऐलान हो जाए टैरिफ के ट्रम्प का, उसके बाद चांदी तेजी से बढ़ सकती है। और किस तरह की बाइंग है एज ऑफ नाउ मार्केट्स में? क्योंकि हमने सोने में तो सुना है कि जो इंपोर्टर्स हैं, डीलर्स हैं, बजट से पहले जितना माल निकल रहा है डिस्काउंट पे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चांदी में वो सिनेरियो है? यूजुअली बजट के पहले से ही वेट एंड वॉच वाला गेम हो जाता है, तो सब लोग बजट की तरफ प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। वो बजट के बाद शायद जो आउटकम उसका आता है उसके बेस के ऊपर लोग खरीदारी करना चालू करते हैं। वेल एब्सोल्युटली, बजट के 2-3 दिन पहले से ही मार्केट्स में अच्छी खासी यहाँ पर शांति है। कोई खरीदार यहाँ पर है नहीं, बजट देखना चाहते हैं लोग और उसके बाद एक मन बनाना चाहते हैं कि क्या लें, कितना लें और किस तरीके से लें। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, और मनोज जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ यहाँ पर जाहिर करने के लिए। तो जैसे हमने कहा, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक तो बजट और दूसरा टैरिफ्स, जो शायद यूएस यहाँ पर 1 फ़रवरी को लगा सकता है। लेकिन कौन सी कंट्रीज पे ये लगेगा, क्या इसका क्वांटम होगा, कौन सी कमोडिटीज पे लग सकता है, इस सब की चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं MOFSL के सीनियर VP नवनीत दमानी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह एंड LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वेल, इंटरेस्टिंग टाइम्स, और जब से ये साल शुरू हुआ है
काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, रिएक्शंस, रिटेलिएशंस, इन सब के बीच हमने कमोडिटी मार्केट्स में जो तेज़ी के साथ शुरू हुई थी उनको थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा होते हुए देखा है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप? और सबसे पहले हम सोने चांदी से शुरुआत करेंगे, प्राइस व्यू ले लेते हैं, एक सेंस बना लेते हैं कि अगर ट्रंप यहाँ पर टैरिफ्स लगाते हैं जो उन्होंने फिलहाल कहा है 25% कनाडा, मैक्सिको, 10% चाइना एंड देन ऑफ कोर्स बाकी सारे कमोडिटीज एंड मेटल्स पर, अगर वो टैरिफ आता है तो सोना कहाँ जाएगा? अगर वो टैरिफ थोड़ा सा डेफर हो जाता है इन सेंस ऑफ डेट एंड टाइम एंड इवन क्वांटम, तो फिर सोने पे क्या असर आएगा? सबसे पहले ये जो अपनी मार्केट है वो फ्यूचर्स मार्केट है, जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको पहले से डिस्काउंट कर देती है। अभी आप देखिए गोल्ड सिल्वर लगातार बढ़ रहा है लास्ट 15-20 दिनों से। ये एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट देयर विल बी टैरिफ्स, और उसके कारण ही हम लोग अगर टैरिफ लगते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 25% मैक्सिको, कनाडा और 10% चाइना पे टैरिफ अगर लगता है तो यूएस का इन्फ्लेशन 3 से 6 महीने के अंदर हो जाएगा 5.5 से 6%, जो अभी 3% है वो। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ला सकता है। ऑलरेडी यही एंटिसिपेशन में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये तेजी बरकरार रहेगी। इफ द टैरिफ कम्स, इट विल गोल्ड सिल्वर विल फर्दर मूव अप। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड सिनेरियो, इफ देयर इज अ मॉडरेशन इन द टैरिफ, अगर मॉडरेशन इन द टैरिफ होता है तो मुझे लग रहा है कि और स्पेशली चाइना पे अगर नहीं लगाता है तो एक $40-50 का प्रॉफिट टेकिंग आएगा, बट आगे जाके फिर भी तेजी होगा गोल्ड में, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट को अच्छी नहीं लगेगी। ये कभी भी टैरिफ लगा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, प्लस इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी ऊपर हो जाएगी, प्लस यूएस की इकोनॉमी इससे स्लो डाउन हो जाएगी आगे जाके। गोल्ड और सिल्वर दोनों में, गोल्ड जो हमारा ओरिजिनल टारगेट था 2900 2950, वो कंजर्वेटिवली फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर के आसपास ही आ जाएगा, ऐसा रीडिंग है। और सिल्वर भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये $36 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नियर टर्म में एक बहुत जोरदार उठापटक देखने को मिल सकती है और लॉन्गर टर्म अभी भी डायरेक्शनल के तौर पर यहाँ पर तेजी वाला ही है। नवनीत, आप कैसे देखेंगे? गोल्ड की बात तो जैसे की गई, सिल्वर स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एक डुअल रोल प्ले है मेटल्स और प्रेशियस मेटल का। चांदी कैसे रिएक्ट करेगी इन दोनों ही सिनेरियोज में? जैसे कुणाल ने बताया, 2 पॉसिबल सिनेरियो हो सकती है और मार्केट कहीं ना कहीं वो पॉसिबल सिनेरियोज को डिस्काउंट चलता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर आप देखें तो टाइम एंड अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्टेटमेंट्स है वो डिविएट हुए हैं। स्टार्ट किया था अपने मैनिफेस्टो में कि चाइना के ऊपर काफी सारे टैरिफ्स लगेंगे, उसके बाद देयर वाज अ पॉइंट जहां पे ये डिस्कशन हुआ कि चाइना विल बी एग्जेम्प्टेड, देयर विल बी नो टैरिफ, एंड अचानक से 2 दिन बाद वापस 10% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो गोल पोस्ट है वो बार बार शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। आइडियली अगर 10% के आसपास का टैरिफ लगता है तो मार्केट उसको कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करके बैठ गया है। आपने डॉलर इंडेक्स में भी कोई खास रिएक्शन नहीं देखा है। एंड सबसे बड़ा कंसर्न 3 से 6 महीने बाद जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अराइज होंगे वो एक बड़ी समस्या हो सकती है यूएस मार्केट्स के लिए। लास्ट अगर 1 साल की कमेंट्री हम देखें तो टाइम एंड अगेन दे मेंशन कि इन्फ्लेशन हैज बीन अ कंसर्न, बट कल की जो फेड की स्टेटमेंट थी उसमें कहीं भी इन्फ्लेशन वर्ड का कोई डिस्कशन नहीं था, विच इंडिकेट्स दैट इन्फ्लेशन इज इन कंफर्ट जोन एंड वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। तो आई पर्सनली फील कि टैरिफ एक डाइल्यूटेड वे में होंगे एंड चाइना के ऊपर कोई खास टैरिफ नहीं लगने चाहिए। तो आइडियली इट कुड बी अ प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो फॉर एटलीस्ट गोल्ड एंड सिल्वर में भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होगा, जहाँ पे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छी रैली देखने मिल सकती है, सपोर्टेड रैली इन सिल्वर एज वेल। हाउएवर टेक्निकल पैरामीटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर हैज बीन डेली रैलिंग बिटवीन 89,000 ऑन द लोअर साइड एंड 93 ऑन द हायर साइड। इस बार जो ब्रेकआउट $32 के ऊपर होगा वो $35.5 और $37 तक भी सिल्वर प्राइसेस ले जा सकता है, जो कि डोमेस्टिक स्तरों में करीब करीब 1,10,000 के आसपास होगा। तो मेरा मानना ये है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए और 90,000 के नीचे जहां पर भी आपको अगर सिल्वर मिलता है विद टैरिफ विदाउट टैरिफ, आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी एनकैश करनी चाहिए। ऑलराइट, ये काफी अश्योरिंग है कि विद टैरिफ या विदाउट टैरिफ आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आपको ढूंढनी चाहिए। जतिन, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे यहाँ पर, और अगर खरीदना ही है और सोने और चांदी के बीच में जिस तरह के मूव्स हमने एज ऑफ नाउ बनते हुए देखे हैं कि सोना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फूटिंग पे है, बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो क्या सोने की तरफ झुकाव ज्यादा है? मनीषा, लास्ट वीक की कंपैरिजन कर ले तो कॉमेक्स के कंपैरिजन में एमसीएक्स पे ज्यादा बढ़त है वायदा करोड़ में, क्योंकि आई थिंक बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो सकता है ये पार्टिसिपेंट्स जो है वो प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, तो इसके लिए
जैसे लास्ट टाइम पे कट हुआ था, तो अगर हाइक हो जाती है तो शायद उसकी वजह से ये डिफरेंस है। और गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है, सिल्वर अभी भी दूर है। बेस मेटल मार्केट को परफॉर्म करना जरूरी है उसके लिए कि सिल्वर को अगर रैली करना है तो बेस मेटल का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। और इसकी क्लैरिटी जो है वो टैरिफ के बाद ही आई थिंक मिलेगी कि कितने परसेंटेज वेटेज से टैरिफ जो है वो आते हैं मार्केट्स के अंदर, स्पेशली चाइना के ऊपर। और अगर नहीं आते हैं तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल मार्केट जो एक बहुत ही अच्छे एक रनअप के लिए रेडी हो जाएगा। अगर कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है या डिलेड रहता है या अनसर्टेनिटी के साथ टैरिफ्स रहते हैं तो भी मुझे लग रहा है बेस मेटल मार्केट के लिए और सिल्वर के लिए एक फॉर्मेशन जो है बुलिश फॉर्मेशन बन जाता है। मुझे लग रहा है सिल्वर जो है वो एक बेस फॉर्मेशन के तरीके से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 88 से लेके 91 के बीच में एक रनअप जो है वो ड्यू है। गोल्ड की तेजी के बाद सिल्वर के अंदर ये ड्यू रहेगा और बेस मेटल का सपोर्ट जैसे ही मिलता है सिल्वर एक अच्छा रनअप दिखाएगा इन द फर्स्ट क्वार्टर। मार्च एंड तक मुझे लग रहा है ये 95-96 तक का एक रनअप दिखाना चाहिए। तो सिल्वर मुझे लग रहा है बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहिए आगे चलते हुए। ये दो इवेंट जो है वो क्लियरिटी के साथ हो जाए, एक बार बजट और टैरिफ, उसके बाद सिल्वर के अंदर क्लैरिटी और डिफाइंड हो जाएगी। वेल एब्सोल्युटली 2 बजे मेजर इवेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन उसके आसपास आपके पोर्टफोलियो में और आपकी पोजीशंस कैसी रहनी चाहिए उसी के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और सभी ने यहाँ पर मेटल्स की बात की है, जहाँ पर भी हमने देखा है कि इस साल की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है। अगर हम यूएस में मेटल प्राइसेस देखें तो वो जोरदार प्रीमियम पे हैं, फिर चाहे वो कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम। अच्छी खासी खरीदारी ऑन फिजिकल बेसिस हमने वहां पर आते हुए देखी है। नवनीत, कैसे देखते हैं आप ये यूएस एंड जो एलएमई में एक बड़ा आर्बिट्राज बनता हुआ नजर आया है? कहीं ना कहीं मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि सैंक्शंस लगेंगे, टैरिफ लगेंगे, जिसकी वजह से हम एक बड़ा आर्बिट्राज देख रहे हैं। एंड मेटल का फ्लो भी हम पहले चाइनीज मार्केट से आउटफ्लो देखा, उसके बाद अब हम लंदन मार्केट से आउटफ्लो होते हुए देख रहे हैं। एंड प्राइस आर्बिट्राज भी बहुत बढ़ गया है अचानक से। कॉमेक्स एंड एलएमई के बीच में अगर आप देखेंगे तो कॉपर में एक रीजनेबल आर्बिट्राज मिला है, करीब करीब 4 से 5% का बीच का आर्बिट्राज है। लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द टैरिफ फैक्टर कहीं ना कहीं मार्केट ये अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर रहा है। एंड मेटल फ्लो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल बी की थिंग टू वॉच आउट फॉर। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये निचले लेवल पे डेफिनेटली एलएमई मार्केट्स को सपोर्ट करेगा और 8,800 8,850 जो कि एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है कॉपर में, वो बेस के आसपास जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एलएमई कॉपर में एटलीस्ट डेवलप होती हुई नजर आ रही है। कुणाल, आप किस तरफ जाएंगे यहाँ पर जहाँ तक मेटल्स की बात है, क्योंकि अब तक ये साल जो पहला महीना है इस साल का क्लियरली कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन देता हुआ नहीं दिख रहा? मेटल तेजी लग रहा है मनीषा, आगे आके मुझे सभी मेटल्स में 10% की अपसाइड लग रही है। और अगर यूएस चाइना पे एग्रेसिव टैरिफ लगाता है, लेट अस से 20-25%, तो वो टाइम पे एक मोमेंटरी फॉल आपको टेम्पररी टाइम बिंग के लिए देखने मिल सकता है। बट मेरी राय में दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर वो टैरिफ नहीं लगाता है देन चाइना इज ऑलरेडी ईगर एंड वेटिंग, क्योंकि टू कम अप विद आरआरआर कट्स एंड स्टिमुलस, बिकॉज चाइना में जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, वो इंडिकेट कर रही है चाइना में मेजर स्लोडाउन चालू है, डिफ्लेशनरी सिनेरियो है, तो वहाँ पे स्टिमुलस आना ही है। और वो लोग जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ऐसे मेटल्स भी बाई कर सकते हैं अपने स्टेट रिजर्व्स में। बहुत टाइम से उन्होंने किया नहीं है। सो मुझे तो मेटल में बहुत तेजी लग रही है सर। ऑलराइट जतिन, आप भी अगर तेजी में है मेटल्स में तो कौन सा मेटल है जो आप चूज करेंगे? मनीषा, मैं दिवाली के वक्त से जब बातें कर रहा था आपके साथ, मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम मेरी फेवरेट पिक रहेगी और अभी भी है। और हाल ही में हमने देखा है कि रशियन एल्यूमिनियम पे भी थोड़े सैंक्शंस के रूमर्स हैं, तो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में टॉप पिक में ही बरकरार रखना चाहूंगा। मेरे अपसाइड टारगेट जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 15-20% और देखने मिलने की उम्मीद है। ऑलरेडी आई थिंक 10-15% बढ़ चुके हैं प्राइजेस आफ्टर दिवाली, और मैं अभी भी उम्मीद है कि और प्राइस राइज जो आपको देखने मिलेगा। फंडामेंटली अच्छी खासी उसके अंदर डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं और डिमांड साइड भी आउटलुक जो पॉजिटिव रहेगा ईवीज के चलते हुए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एल्यूमिनियम जो आपको आउट परफॉर्मेंस और देते रहेगी। तो एल्यूमिनियम के साथ मैं जाना चाहूंगा, अराउंड 280-285 तक के लक्ष्य रख रहा हूँ मैं। ओके तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल सकती है, तेजी बरकरार है। एल्यूमिनियम वहाँ पर एक टॉपिक के तौर पर है भी, लेकिन अब बात यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है और यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर ड्रिल बेबी ड्रिल से लेकर स्ट्रैटेजिक रिजर्व से लेकर ऑफशोर ड्रिलिंग खोलने तक लेकर ओपेक को भी जिस तरह की स्कोल्डिंग स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, तो सभी चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं कि यूएस यहाँ पर कमज़ोर क्रूड ऑयल प्राइसेस चाहता है। कुणाल, यहाँ पर 65 to 85 ज़्यादा
ज़्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांग रहे थे कि इस साल में कच्चा तेल देखने को मिलेगा, क्या वो ये जो रेंज है अभी भी स्थित है? जी हाँ, 65 बॉटम लग रहा है WTI का, और अपसाइड में 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फंडामेंटल देखिए तो नेक्स्ट क्वार्टर से सरप्लस बिल्ड होना चालू होगी ऑयल में। सो और ओपेक प्लस पे प्रेशर है यूएस द्वारा और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सो कुल मिला के तेज़ी का माहौल क्रूड में नहीं लग रहा है, बाकी सब कमोडिटी में तेज़ी लग रही है। ओके जतिन, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को? आपको भी लगता है कि तेज़ी यहाँ पर नहीं आएगी? और नेचुरल गैस पे क्या सेंस है फिर? या एग्जैक्टली मनीषा, क्योंकि जिस हिसाब से टर्म के हमने प्रीवियस टर्म में देखा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रहे थे और वॉर लाइक सिचुएशंस भी मुझे लग रहा है साइडलाइन रही थी उस टाइम पे, तो मैं नहीं मानता कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा यहाँ से बुलिश रहने चाहिए। स्पेशली क्रूड ऑयल के प्रोडक्शंस भी सक्षम है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अगर इनकेस ओपेक की तरफ से और कुछ कट्स आते हैं तो रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी के साथ में ही रहेंगे। इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है मुझे लग रहा है दोनों तरफ की रेंज मिलती रहेंगी क्रूड ऑयल को। जब भी ओपेक की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आते हैं तो एक प्राइस राइज जरूर देगा, लेकिन वो एक सेल अपॉर्चुनिटी बनती रहेंगी। और जब भी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगे तो वापस से वो यू टर्न लेके फिर से नीचे की तरफ चाल दिखाएंगे। सो 80-82 का लेवल मुझे मैक्स आउट हायर साइड पर लग रहा है, ऑन द वेरी हायर साइड 85 मे बी, एंड 70 से लेके 65-60 ये जो रेंज है वो सपोर्टिव रेंज है। तो वहां पे जब भी मिलता है तब वहां पे बाइंग इनिशिएट की रेंज बन जाती है। सो आई थिंक नॉट अ ट्रेंडिंग कमोडिटी एज ऑफ नाउ, एक रेंज बाउंड कमोडिटी के तरीके से उसको देखना चाहिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर एटलीस्ट। अभी फिर देखना पड़ेगा, फिर रिव्यू करते हैं कि कैसे टैरिफ्स का टर्न आउट होता है। नवनीत, आपसे भी एक फाइनल सवाल यहाँ पर, कच्चे तेल में आपकी क्या सेंस है? जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस से आती हुई नजर आई हैं। काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, या ड्रिल बेबी ड्रिल के ऊपर काफी एम्फेसिस रहा है, बट हमने एक नीजर रिएक्शन प्राइसेस में ऊपर की तरफ आते हुए देखा था साल के शुरुआत में, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट सारे गेंस खत्म होते हुए भी देख रहे हैं। मेरे मानना ये है कि काफी सारे जो रिफाइनर्स है उन्होंने यूएस में भी डिक्लाइन कर दिया है कि इतने पेस पे इतनी स्पीड में हम इतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो एक नेगेटिव बायस कुछ दिनों तक पोर्ट्रे हो सकता है, एंड प्राइसेस करेक्ट होकर $65-66 तक भी जा सकते हैं, जो कि करंट लेवल से 10% का डाउन साइड है। बट ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा, 10% के डाउन साइड आएगा। तो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए आप तेजी की डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, और वहां से आप 15 से 20% का अपसाइड देख सकेंगे। तो अब ऊपर लेवल में 77-78 एंड डाउन साइड में 65 के आसपास ये आपको एक रेंज देखने मिल सकता है अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए। ऑलराइट, तो क्यों यही निकल के आ रहा है कि जो भी होता है उसके बावजूद सोने चांदी में खरीदारी देखने को मिलेगी। मेटल्स एक सपोर्टिव स्टैंस यहां पर ले सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल में एक रेंज के बीच में हम इसका कमोडिटी को यहां पर स्थित होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, नवनीत, कुणाल एंड जतिन। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।